हेलो बच्चों। आज हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मेरा ये टारगेट होगा 1 घंटे में इस चैप्टर को मैं कंप्लीट कर लूँ और आप इसको अच्छे से रिवाइज भी कर सकते हैं अपने नीट एग्जाम के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं जरा बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअली है क्या। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डेफिनेशन गिवन है। ठीक है ना। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि हम लोग बायोटेक्नोलॉजी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारा ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी और एक होता है हमारा मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट गिवन है वो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी के बारे में गिवन है, यानी कि जो बहुत पुराने टाइम से जो प्रोसेस हम करते आ रहे हैं, जैसे कर्ड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है ना, इडली डोसा, ठीक है, बाकी सारी चीजें जो हम लोग बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया फंगस, ठीक है, वो सब हमारा किस में आता है, ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी में। लेकिन अगर हम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो उसमें हम बैक्टीरिया, ठीक है ना, फंगस और वायरस, इनके डीएनए को लेकर के, आरएनए को लेकर के, उसमें अगर हम कोई चेंज करते हैं, ठीक है ना, और उसकी हेल्प से अगर हम कोई प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं तो उससे हम नाम देते हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और है कि अगर हम कोई इन विट्रो कल्चर करते हैं या जो टेस्ट बेबी प्रोग्राम है, वो सब हमारा किस में आएगा बताओ जरा, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के अंडर में आएगा। तो आप इसे यहाँ पे देख सकते हो। फर्स्ट पॉइंट, इन दिस सेंस मेकिंग कर्ड, ब्रेड और वाइन, which are all the micro-mediated processes. So could also be thought as a form of biotechnology. Means ये भी एक बायोटेक्नोलॉजी का फॉर्म है। तो आप यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन कर सकते हो, दिस इज द पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, आप यहाँ पे इसको लिख सकते हो, ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यू कैन सी हियर, however, it is used in the restricted sense today to refer to such of those processes which use genetically modified organism to achieve the same on a larger scale। और अभी इस टाइम पे हम लोग जितने भी आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, उनको हम लोग लार्ज स्केल पे यूज करने लगे। सो मैनी अदर प्रोसेस टेक्निक्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर बायोटेक्नोलॉजी। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मीन्स आपका टेस्ट बेबी प्रोग्राम, synthesizing a gene, यूजिंग इट, डेवलपिंग अ डीएनए वैक्सीन और करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन, जैसे आपने जीन थेरेपी का नाम सुना होगा। ठीक है ना। तो वो भी किसका पार्ट है बताओ जरा, और ऑल द पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। लेकिन आपको यहाँ पे लिखना होगा कि ये जो आपका बायोटेक्नोलॉजी है, दिस इज द पार्ट ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, आप इसको यहाँ पे मेंशन करिए। अब अगर देखा जाए तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि ये बायोटेक्नोलॉजी जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है ना, इसकी जो करेक्ट डेफिनेशन है वो सबसे पहले किसने दी। तो यहाँ पे बहुत सारी कंट्री ने मिलकर के एक आपका जो फेडरेशन है उसका फॉर्मेशन किया गया और उसका नाम रखा गया यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। मीन्स जो हमारी यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्होंने मिलकर के इसका फॉर्मेशन किया और उसका नाम रखा यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। आपके एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। ठीक है ना, हैज गिवन अ डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दैट encompasses बोथ ट्रेडिशनल व्यू एंड मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी। अभी देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे पूरे बायोटेक्नोलॉजी को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी और दूसरा मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे जो करेक्ट डेफिनेशन है वो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, एम्स में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, अगर हम बात करें बीएचयू में क्वेश्चन आ चुका है, नीट में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है ना, जब आपका एआईपीएमटी होता था उस टाइम पे भी ये क्वेश्चन आ चुका है। क्लियर, ज्यादातर आपका फुल फॉर्म ही पूछा गया कि ईएफबी का फुल फॉर्म क्या है। तो आप इसको अच्छे से याद करके जाएं। और दूसरा, आपके एग्जाम में ये भी आ सकता है कि इसकी करेक्ट डेफिनेशन क्या है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें हमारे पास जो नेचुरल साइंस है हमारा और जो हमारे ऑर्गेनिज्म है, अगर उसको हम मर्ज करके, जैसे जो उनकी सेल्स है, जैसे बैक्टीरियल सेल है, या उनके अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, या उनके जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, उसका अगर हम यूज करके, ठीक है, कुछ प्रोडक्ट्स बनाएं जो उनके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है या आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, उस तरीके का हम कोई प्रोडक्ट फॉर्म करें। जैसे इंसुलिन आपके बॉडी में बन रहा है पेनक्रियास के अंदर, अगर उसको हम बाहर बैक्टीरिया की हेल्प से बनाने लगे, ठीक है ना, तो वो भी हमारा किसका पार्ट है बताओ जरा, बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, सेल्स पार्ट देयर ऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉगस फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। अब अगर हम प्रिंसिपल्स की बात करें तो प्रिंसिपल्स को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग और एक होता है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा
कि अगर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करें तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि डीएनए, ठीक है ना, और आरएनए, ठीक है, अगर हम डीएनए के लेवल पे और आरएनए के लेवल पे कोई हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर यहाँ पे इसको हम चेंज कर रहे हैं, या फिर आप इसको बोल सकते हो कि अगर इसको हम मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा बताओ जरा। हम उसी को बोलेंगे कि ये किसका पार्ट है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का पार्ट है। लेकिन अगर हम जहां पे ये रिसर्च कर रहे हैं, जहां पे एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, उस पूरे सिस्टम को देखो जरा, यहाँ पे जैसे मान लो ये टेस्ट ट्यूब है, अब यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो इस पूरे सिस्टम को अगर हम स्ट्राइल बना के रखें, यानी कि यहाँ पे कोई बैक्टीरिया ना आने दें, कोई फंगस ना आने दें, ठीक है ना, तो केमिकल की हेल्प से हम बनाएंगे। तो इसी स्टरलाइजेशन के प्रोसेस को हम नाम देते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। क्या नाम देते हैं, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो एक हो गया हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग और एक हमारा हो गया बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। अब आप इसको पढ़ सकते हो, मेंटेनेंस ऑफ स्टाइल मींस माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री, मींस वहां पे कोई वायरस ना हो, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, कोई वायरस ना हो वहां पे, कोई बैक्टीरिया ना हो, कोई फंगस ना हो, ठीक है ना, बाकी जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी ना हो, क्योंकि अगर उनका डीएनए या आरएनए के साथ मिक्स हो गया तो पता चला कि आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हो ए और बन गया आपका बी प्रोडक्ट, ठीक है ना, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। सो देखो जरा यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि एम्बियंस इन द केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस, एम्बियंस का मतलब होता है एनवायरमेंट, to enable the growth of only the desired microbes eukaryotic cell in the large quantity of the manufacture of biotechnological products like antibiotic, vaccines, enzymes। अगर हम ये सारी चीजें फॉर्म करते हैं, ठीक है ना, तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग है उसमें हम क्या करते हैं, तो आपको बताना होगा कि पूरे मीडियम को हम स्टराइल बनाते हैं। दूसरा, अब आप इसको कब करेंगे, तो आपको बताना होगा कि जब हम कोई एंटीबायोटिक बना रहे होंगे, कोई वैक्सीन बना रहे होंगे, कोई मेडिसिन बना रहे होंगे, कोई ड्रग्स बना रहे होंगे, कोई एंजाइम हम पर्टिकुलर फॉर्म कर रहे होंगे, ठीक है ना, या कोई फूड प्रोडक्ट अगर हम फॉर्म कर रहे होंगे, तो वहां पे हमें पूरे मीडियम को स्ट्राइल बनाना होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। और इसी का दूसरा नाम है केमिकल इंजीनियरिंग, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज केमिकल, ठीक है ना, इंजीनियरिंग प्रोसेस, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस। सो देखो जरा आगे क्या है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा अगर देखा जाए, तो जब ये चैप्टर स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हम थोड़ा सा देखते हैं कि जो हमारा ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी है उसमें क्या हो रहा था, या जो हमारा प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम है या जो एनिमल ब्रीडिंग प्रोग्राम है, ठीक है ना, उसमें हम हमेशा सुपीरियर वैरायटी सर्च करते थे। तो वहां पे क्या होता था, तो जो हम किसी टू सुपीरियर वैरायटी को आपस में क्रॉस कराते थे, तो हमें एक नई सुपीरियर वैरायटी हमें मिल जाती थी, ठीक है। लेकिन वो जो सुपीरियर वैरायटी है जब हम फॉर्म करते थे तो उसमें क्या होता था, हम चाहते थे कि इसके अंदर जो डिजायरेबल करेक्टर है केवल वही उसके अंदर जाए। लेकिन क्या होता था कि डिजायरेबल करेक्टर के साथ साथ, ठीक है ना, जो हमारी डिजायरेबल जीन है उनके साथ साथ जो अनडिजायरेबल जीन है वो भी ट्रांसफर हो जाती थी। किसमें बताओ जरा, इन केस ऑफ, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वहां पे डिजायरेबल जीन के साथ साथ, मींस अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई मेल गैमीट है, ठीक है ना, और ये कोई आपका फीमेल गैमीट है, इस तरीके से इन दोनों को आप फ्यूज कराते हो और बनाते हो आप जाइगोट। तो अगर आप जाइगोट बना रहे हो, ठीक है ना, तो ये एन और ये एन और ये बन गया 2n, ठीक है। तो इसमें जो चीजें हो रही हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ जरा, यहाँ पे आपका, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एन और एन हम फ्यूज करा रहे हैं और 2n का फॉर्मेशन कर रहे हैं, यानी कि जाइगोट बन रहा है। तो जब जब ये आपका गैमेट बना होगा तो वहां पे मियोसिस हुआ होगा, और मियोसिस हमेशा क्या करता है बताओ जरा, वेरिएशन कॉज करता है, यानी कि जब इसका फॉर्मेशन हुआ होगा तो वहां पे 100% क्या हुआ होगा बताओ जरा, यहाँ पे भी मियोसिस हुआ होगा, यहाँ पे भी मियोसिस हुआ होगा। यानी कि अब अगर ये जाइगोट बना है तो यहाँ पे डेफिनेटली क्या हुआ है, वेरिएशन, ठीक है ना। तो वेरिएशन तो हुआ, डिजायरेबल करेक्टर भी ट्रांसफर हुआ, लेकिन डिजायरेबल करेक्टर के साथ साथ जिसको हम नहीं चाहते थे वो भी करेक्टर यहाँ पे ट्रांसफर हो गए। तो इस पूरे पैराग्राफ में यहाँ पे यही मेंशन है कि जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराते हैं किसी ऑर्गेनिज्म में तो उसमें डिजायरेबल करेक्टर के साथ साथ अनडिजायरेबल करेक्टर भी ट्रांसफर हो जाते हैं जो हम नहीं चाहते हैं। तो इसके लिए एक नई टेक्निक निकाली गई कि जो अनडिजायरेबल करेक्टर है वो ट्रांसफर ना हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डीएनए के लेवल पे जाकर के जो डिजायरेबल करेक्टर होंगे केवल
डिजायरेबल कैरेक्टर वाली जीन को ही हम वहां से क्या कर लेंगे, आइसोलेट कर लेंगे। और आइसोलेट करने के बाद में हम क्या करेंगे बताओ जरा, उसको किसी प्लाज्मिड के साथ लिंक करके हम किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस करा देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि जो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है, जब उसको हम किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करेंगे तो उस प्रोसेस का नाम हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर हुआ यहां तक? अब आगे देखो जरा, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़िए कि इसमें क्या मेंशन है। द फॉर्मर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर वेरिएशन। फॉर्मर का मतलब जो पहला वाला केस है, दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है बताओ जरा, इसमें आपका जो पूरा का पूरा जो डीएनए है, पूरा का पूरा जो जेनेटिक मेकअप है, वो 100% ट्रांसफर हो जा रहा है, यानी कि वहां पे कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। सो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस preserve the genetic information while sexual reproduction permit the variation। यानी कि जहां पे sexual reproduction होगा वहां पे variation हो जाएगा। So traditional hybridization procedure used in the plant and animal breeding so very often lead to inclusions and multiplication of undesirable gene along with the desired gene। ठीक है, अभी मैंने आपको समझाया कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वहां पे क्या होगा, डिजायरेबल जीन के साथ साथ अनडिजायरेबल जीन भी ट्रांसफर होंगे, लेकिन ऐसा एसेक्सुअल में नहीं होता है। ठीक है, वहां पे 100% सेम टाइप ऑफ जीन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी कि वहां पे वेरिएशन नहीं होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। सो द टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग विच इंक्लूड क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, uses of gene cloning, gene transfer, overcome this limitation and allow us to isolate and introduce only one or a set of desirable gene without introducing undesirable gene into the target organism। Means आपसे क्या बोल रहा है, यहाँ पे जो टेक्निक है जेनेटिक इंजीनियरिंग वाली, उसमें हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन करेंगे, जीन क्लोनिंग करेंगे, जीन ट्रांसफर करेंगे, और केवल डिजायरेबल जीन को ही ट्रांसफर करेंगे। ठीक है ना, इस पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है। एम्स का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया था कि केवल डिजायरेबल जीन किस केस में ट्रांसफर होती हैं विदाउट इंट्रोड्यूसिंग अनडिजायरेबल जीन इनटू द टारगेट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, देखो जरा। अब आपसे बोल रहा है कि अगर हम किसी डीएनए को निकाल करके किसी बैक्टीरिया के अंदर अगर हम इंट्रोड्यूस करा दें, जैसे मान लीजिए कि ये आपका डीएनए है, डिजायरेबल डीएनए, और आपने इसको कट किया यहां से, और इस बैक्टीरिया के अंदर आपने इसको इंट्रोड्यूस करा दिया। अब होगा क्या, ये जो डीएनए है ये आपका डिजायरेबल डीएनए है, एलियन डीएनए है, फॉरेन डीएनए है, ठीक है ना। जीन ऑफ इंटरेस्ट भी है, ये इसके बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, आप इसको एक जगह पे लिख सकते हो जो मैंने भी बोला है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, डिजायरेबल डीएनए, एलियन डीएनए, फॉरेन डीएनए। ठीक है ना। तो इसको जो आपने यहाँ पे ट्रांसफर किया है, ये डीएनए यहाँ पे रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस डीएनए को सबसे पहले हम, ठीक है, यानी कि ये प्रोसेस सक्सेसफुल नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि इस डीएनए को सबसे पहले हम किसी प्लाज्मिड डीएनए के साथ, जैसे मान लीजिए कि ये आपका प्लाज्मिड डीएनए है ऐसे। ठीक है, आपको ये जो प्लाज्मिड डीएनए, इसको आपने किसी दूसरे बैक्टीरिया से निकाला है, और मान लेते हैं कि ये आपका ई कोलाई बैक्टीरियम है जिसके अंदर आप ये सारे प्रोसेस करने जा रहे हैं। तो ये जो डीएनए है, प्लाज्मिड डीएनए, इसको आपने किसी दूसरे बैक्टीरिया से निकाला। मान लीजिए कि आपने इसको निकाला है सैल्मोनेला टाइफीमोरियम से। ठीक है, और इसको आपने एक जगह से कट कर दिया, मान लीजिए आपने इसको यहां से कट कर दिया, और जो आपका ये वाला डीएनए है जिसको मैंने रेड कलर से बनाया, दैट इज कॉल्ड फॉरेन डीएनए। ठीक है, उसको ला करके आपको यहाँ पे जोड़ना होगा। ठीक है, तो आप इस डीएनए को पहले अच्छे से बना लीजिए। ठीक है, आप ये इमेजिन करिए कि आपने इसको पहले कट कर दिया है, ये देखिए मैंने इसको कट कर दिया है, और फिर यहाँ पे हम लोग ला करके जो रेड वाला पार्ट है उसको हमने यहाँ पे ऐसे जोड़ दिया। तो अब ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, दैट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और अब इस डीएनए को आपको क्या करना होगा, इसको हम यहां से हटा देते हैं, पहला वाला जो प्रोसेस था, बिकॉज वो सक्सेसफुल नहीं था। तो इस डीएनए को हमें क्या करना होगा, इसके अंदर ट्रांसफर करना होगा, ई कोलाई के अंदर। ठीक है, तो ई कोलाई के अंदर जब आप ट्रांसफर करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा। ये देखिए जरा, ये आपका हो गया प्लाज्मिड डीएनए, और उसके साथ आपने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐसे जोड़ दिया। अब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो यहाँ पे रेप्लिकेट कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास पहले से ही एक साइट प्रेजेंट थी जिसका नाम था ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये देखिए जरा, ये साइट अभी भी यहाँ पे प्रेजेंट है, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्लियर? तो इस पूरे पैराग्राफ में यहां से लेकर के यहां तक यही मेंशन है कि हम सबसे पहले
अपने डिजायरेबल डीएनए को किसी भी बैक्टीरिया में, ठीक है ना, सिंपली हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास वो तो क्रोमोसोम का पार्ट है, उसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन तो है नहीं, ठीक है ना। इस वजह से हम क्या काम करेंगे बताओ जरा, पहले प्लाज्मिड डीएनए के साथ हम उसे ट्रांसफर करेंगे। ये आपका प्लाज्मिड डीएनए है, एंड प्लाज्मिड डीएनए इज ऑल्सो कॉल्ड वेक्टर डीएनए, ठीक है ना। तो पहले हम इसके साथ इसको मर्ज करेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन करेंगे, और अब इसे हम किसी बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। और जिस बैक्टीरिया को हम ले रहे हैं यहाँ पे, उसे हम होस्ट ऑर्गेनिज्म या होस्ट बैक्टीरिया भी बोल सकते हैं। और ये जो प्रोसेस यहाँ पे हुआ है, जिसको जिस जिस प्रोसेस से हमने इसको, जिसकी हेल्प से हमने इसको ट्रांसफर किया है, दिस प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का एक्चुअल मतलब होता है चेंज होना, क्योंकि जब हम इसको चेंज करेंगे, ठीक है ना, जब जब इस डीएनए को हम इसके अंदर डालेंगे, तो हमने यहाँ पे चेंज किया हुआ है डीएनए, और उसकी वजह से इसके अंदर हमें क्या नजर आएगा, चेंजेस नजर आएंगे, उसका फेनोटाइपिक कैरेक्टर चेंज होगा, क्योंकि हमने उसका जीनोटाइप चेंज किया है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा क्या है बताओ जरा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोस्टली लाइकली दिस पीस ऑफ डीएनए वुड नॉट बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन द प्रोजेनी सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो पीस ऑफ डीएनए आपने ट्रांसफर किया है, वो यहाँ पे रेप्लिकेट नहीं हो सकता है। क्यों बताओ जरा, यहाँ पे लिखा हुआ है इट में मल्टीप्लाई एंड बी इनहेरिटेड अलॉन्ग विद द होस्ट डीएनए। So this is because the alien piece of DNA has become part of chromosome। और जो आपने यहाँ पे डाला है, वो किसका पार्ट होना चाहिए, क्रोमोसोम का पार्ट होना चाहिए, which has the ability to replicate। जिसके पास, क्योंकि क्रोमोसोम के पास क्या होती है बताओ जरा, रेप्लिकेट होने की एबिलिटी होती है। So in a chromosome there is a specific DNA sequence called the origin of replication, which is responsible for initiating replication. Therefore, the multiplication of the alien piece of DNA in an organism, it needs to be a part of chromosome, which has a specific sequence known as origin of replication। Means अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, या तो हम क्रोमोसोम का पार्ट बनाएं, या फिर उसको प्लाज्मिड का पार्ट बनाएं। So thus an alien DNA is linked with the origin of replication so that this alien piece of DNA can replicate and multiply itself in the host organism। अब यहाँ पे जो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, जैसे मान लीजिए आपने इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एंटर कराया बैक्टीरिया के अंदर, अब उसकी 100 कॉपी बन रही है, 50 कॉपी बन रही है, ये मान लेते हैं 2 से 4 कॉपी बन रही है, तो ये जो नंबर ऑफ कॉपी है, इसी को हम नाम देते हैं क्लोनिंग। सो आप क्लोनिंग की डेफिनेशन अच्छे से याद रखेंगे, मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ एनी टेम्पलेट डीएनए इज कॉल्ड क्लोनिंग। ठीक है ना, आप इसको अच्छे से याद करके जाएंगे। अब यहाँ पे एक पॉइंट देखना, चूंकि आपके एनसीईआरटी में आपको पता है कि बहुत सारी चीजें सेग्रीगेट है, ठीक है ना, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा बताओ जरा, थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या काम करेंगे कि अगर आप देखोगे तो 1963 में, ठीक है, आप ईयर थोड़ा ध्यान दीजिए, 1963 में हिंद सेकंड की डिस्कवरी हुई, और 1972 में सबसे पहले इसका यूज किया गया, ठीक है ना। और 2 साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर। इन्होंने मिलकर के 1972 में सबसे पहले एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को कट करके निकाला, कहां से, प्लाज्मिड डीएनए से। और इस प्लाज्मिड का दूसरा नाम है ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। और ये प्लाज्मिड किसके अंदर होगा बताओ जरा, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है सैल्मोनेला टाइफाइमोरियम। आपके एग्जाम में इस पैराग्राफ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और आपको ये ध्यान रखना होगा कि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पैराग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक लाइन इंपॉर्टेंट है इसकी। तो ईयर आपको याद करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल साइंटिस्ट का नेम आपको याद करना होगा। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कहां पे कर सकता है, आपसे पूछा जाएगा कि 1972 में क्या हुआ था, मींस हिंद सेकंड की डिस्कवरी हुई थी या हिंद सेकंड का यूज हुआ था, तो आप बताएंगे इसमें हिंद सेकंड का यूज किया गया था। दूसरा आपसे ये पूछा जाएगा कि यहाँ पे, ठीक है ना, आपको आपसे ये पूछा जा सकता है कि यहाँ पे हमने किस चीज को आइसोलेट किया था, तो आपको बताना पड़ेगा कि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, उसको हमने यहाँ पे आइसोलेट किया था। दूसरा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ प्लाज्मिड, एंड दूसरा क्वेश्चन आप इस तरीके से फ्रेम कर सकते हो कि प्लाज्मिड आल्सो नोन एज, सो उसका आंसर होगा ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। क्लियर। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगले पैराग्राफ पे आते हैं, देखो जरा। अब यहाँ पे जो आपका मॉलिक्यूलर सीजर है, यानी कि जो हिंद सेकंड है, या जो आपका रेस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियस है, उसे हम एक नया नाम दे सकते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर। कई बार आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मॉलिक्यूलर सीजर कौन है बताओ जरा, हिंद सेकंड है, ठीक है, इसको आप अंडरलाइन करके रखिए।
The cut piece of DNA was then linked with the plasmid DNA. These plasmid DNA act as a vector to transfer the piece of DNA attached to it. आपको पता है कि जैसे मलेरिया का पैरासाइट, ठीक है ना, किसकी हेल्प से भेजा जाता है बताओ जरा, फीमेल एनाफिलीज से। वैसे यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि जो हमारा वेक्टर डीएनए है वो हमारा जो एलियन डीएनए है, ठीक है ना, उसको ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। So the linking of antibacterial gene with a plasmid vector become possible with the enzyme DNA ligase. ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। So next point is this make a new combination of circular autonomously replicating DNA, creating the vitro and also known as a recombinant DNA. When this DNA is transferred into E. coli, a bacterium closely related to Salmonella, यानी कि जो आपका E. coli है वो Salmonella typhimurium से closely related है. It could replicate using the new host DNA polymerase enzyme and makes multiple identical copy. That is called cloning. मैंने आपको इसकी डेफिनेशन पहले ही बता दिया था कि क्लोनिंग का एक्चुअली मतलब क्या है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखो जरा इसमें क्या क्या है। अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंज करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो हम यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं बताओ जरा। आपसे वही बोल रहा है कि 3 बेसिक स्टेप्स हैं, ठीक है ना। क्या बनाने के लिए? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए, जीएमओ बनाने के लिए। पहला स्टेप है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद द डिजायरेबल जीन, यानी कि आप जो डिजायरेबल जीन निकालना चाहते हो उसको आइडेंटिफाई करिए। दूसरा, इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए टू द होस्ट, यानी कि जो आपने डीएनए निकाला है अब उसे आप किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफर करिए। तीसरा, जब आपने उस ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफर कर लिया है अब उसका जो मेंटेनेंस है, ठीक है ना, उसको आप देखिए कि वो उसकी जो प्रोजेनी बन रही हैं, जैसे कि एक बैक्टीरिया है और इसके अंदर आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए अपना इंट्रोड्यूस करा दिया है, तो उसके बाद में जो नया बैक्टीरिया बन रहा है, ठीक है, मान लीजिए कि इससे 2 नए बैक्टीरिया फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। ये देखिए एक बैक्टीरिया इधर एक बैक्टीरिया इधर, दैट इज कॉल्ड डॉटर सेल, डॉटर बैक्टीरियम। तो इसके अंदर आप देखोगे कि अगर कोई चेंजेस हो रहे हैं कुछ इस तरीके से, ये देखो जरा, ये क्या यहाँ पे चेंजेस हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं, ये देखो इस तरीके से। तो अगर यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे चेंजेस हो पा रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे बताओ जरा, कि ये जो प्रोजेनी फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना, इस पे हमें फोकस करना होगा कि अगर ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए हर एक प्रोजेनी के अंदर ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे एंटीबायोटिक का यूज करके जिस बैक्टीरिया के अंदर आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफर नहीं हुआ है उसको हमें वहीं पे मार देना होगा, किल कर देना होगा। नहीं तो फिर होगा क्या कि जो आपका बायोरिएक्टर है जहां पे आपके ये सारे प्रोसेस चल रहे हैं, ठीक है, उसमें जो आप फूड डाल रहे हो, ठीक है, बाकी चीजें जो आप उसमें मिला मिला रहे हो, मिनरल्स वगैरह जो आप डाल रहे हो, ठीक है, उसका कंजम्पशन बहुत फास्ट हो जाएगा और वो आपके किसी काम का नहीं रहेगा, ठीक है। सो थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि मतलब इकोनॉमिकली, ठीक है ना, प्रोसेस को थोड़ा सा हमें स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम यहाँ पे इन सारे चीजों का यूज करते हैं। अगर देखा जाए तो टूल्स क्या है यहाँ पे, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो टूल्स में अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होगा, पॉलीमरेज एंजाइम होगा, ठीक है ना, उसके बाद में आपका लाइगेज होगा, फिर क्या होगा बताओ जरा, वेक्टर डीएनए, वेक्टर आपका होगा यानी कि प्लाज्मिड डीएनए होगा, और लास्ट में क्या होगा, होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे टोटल हमारे पास 5 टूल्स हैं, ठीक है। आप इसकी नंबरिंग भी कर सकते हो यहाँ पे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5। अब सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में मेंशन है। So in the year 1963, the two enzymes responsible for restricting the growth of the bacteriophage in the E. coli were isolated. One of these added methyl group to DNA, while other cut the DNA. So the later was called restrictions endonuclease. अब अगर देखो तो यहाँ पे इस प्रोसेस को ढंग से थोड़ा समझना होता है। जैसे मान लीजिए ये आपका बैक्टीरिया है और इसके ऊपर बैक्टीरियोफेज जो वायरस है, ठीक है, उसका जेनेटिक मटेरियल आपको पता होना चाहिए कि क्या है, डीएनए। और इसने अपने जेनेटिक मटेरियल को इस बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया। और बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के पास अपना खुद का प्लाज्मिड डीएनए होगा, मान लीजिए बैक्टीरिया का अपना खुद का प्लाज्मिड डीएनए है। तो आपको क्या करना होगा कि अगर आप कोई एंजाइम फॉर्म करते हो जो आकर के इसके डीएनए को कट करता है, जैसे मान लीजिए आपने ये एंजाइम फॉर्म किया और वो आकर के इसके डीएनए को कट कर देता है, तो होता क्या है कि अगर हम एक ऐसा एंजाइम फॉर्म करें जो डीएनए को कट कर सकता है, तो इस बैक्टीरियोफेज के डीएनए को भी कट कर देगा और बैक्टीरिया के भी डीएनए को कट कर देगा। तो बैक्टीरिया ने क्या काम किया कि यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ एंजाइम बना दिए, रेस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियस फर्स्ट एंड रेस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियस सेकंड। अब जो पहला वाला एंजाइम है वो जाकर के
जो बैक्टीरिया का अपना खुद का डीएनए है उस पे CH3 ग्रुप जोड़ देगा, दैट इज कॉल्ड मेथाइलेशन ऑफ प्लाज्मिड डीएनए, या जो बैक्टीरियल डीएनए है, ठीक है ना। तो उसमें अगर उसने मैथिल ग्रुप ले जाकर के जोड़ दिया, तो अब ये फर्स्ट वाला जो एंजाइम है वो तो मैथिल ग्रुप जोड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड मेथाइलेशन, ठीक है ना। लेकिन जो सेकंड वाला है ये वाला, वो आकर के इसके डीएनए को कट कर देगा। अब इसने क्या काम किया, सेकंड वाले ने बैक्टीरियोफेज के डीएनए को कट किया, यानी कि बैक्टीरियोफेज यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा, यानी कि उसके ग्रोथ को उसने क्या किया, रोक दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया, जिसकी वजह से उसका नाम हो गया रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। और जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम है वो केवल और केवल प्रोकैरियोटिक सेल में ही होता है, बाकी किसी सेल में नहीं होता है। बाकी जो आपके एंडोन्यूक्लियस होते हैं, ठीक है ना, वो आपके यूकैरियोट में भी हो सकते हैं और प्रोकैरियोट में भी हो सकते हैं, लेकिन जो आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ये केवल प्रोकैरियोट में। अब देखो जरा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने आपको पूरा क्लियर कट बता दिया कि क्या क्या चीजें होती हैं और कैसे इसकी डिस्कवरी हुई। अब अगर बोला जाए आपसे कि पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन सा था, तो आपका आंसर होगा हिंद सेकेंड, whose functioning depended on a specific DNA nucleotide sequence was isolated and characterized 5 years later। लेकिन इसका जो फंक्शन है वो हमें 5 years के बाद में पता चला, 1963 में डिस्कवरी हुई, ठीक है, उसमें 5 years और ऐड कर दीजिए, पता चलता है 1968 में पता चला कि अरे इसका तो ये फंक्शन है, ठीक है। सो इट वाज फाउंड दैट डीएनए इन सेकंड ऑलवेज cut the DNA molecules at a particular point by recognizing a specific sequence of the 6 base pair। और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, नीट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, कि 6 base pair के लिए क्या होगा, स्पेसिफिक होगा, ठीक है। अब इसके अलावा हिंद सेकंड के अलावा हमारे पास मोर देन 900 एक्सटेंशन आए अभी तक, ठीक है ना, मिल चुके हैं, और जिसमें हम लोगों ने 230 स्ट्रेन की हेल्प से हम लोगों ने इसको फॉर्म किया है, ठीक है ना। अच्छा, एक पॉइंट और एक्स्ट्रा मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे एक होता है स्टेनिंग, ठीक है, एक होता है स्टेनिंग, स्टेनिंग का मतलब होता है कलर करना, और एक होता है स्ट्रेनिंग, स्ट्रेनिंग का मतलब होता है टाइप्स, क्या होता है, टाइप्स, आप इसको नोट कर लीजिएगा। स्ट्रेनिंग का मतलब होता है कलर करना, स्ट्रेनिंग का मतलब होता है टाइप्स। तो यहाँ पे स्ट्रेन लिखा हुआ है, स्ट्रेन का मतलब है कि टाइप ऑफ बैक्टीरिया से, राइट। सो नेक्स्ट थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, द नेम ऑफ एंजाइम। जो आपने एंजाइम का फॉर्मेशन किया है उसका नेमिंग सिस्टम कैसा है, तो जो आपके नॉर्मल एंजाइम होते हैं जो आप बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ते हो उस तरीके से इसका नेमिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कुछ अलग तरीके से हम यूज करेंगे, जैसे अगर मान लीजिए कि बैक्टीरिया का नेम है एसरिचिया कोलाई RY13, ठीक है, जैसे यहाँ पे गिवन है बैक्टीरिया का नेम, तो यहाँ पे जो एशरिचिया है वो इसका जीनस है, कोलाई क्या है, स्पीसीज है। तो जीनस का जो फर्स्ट लेटर है वो हम यूज कर लेंगे, और स्पीसीज का जो 2 लेटर है जैसे CO उसको हम यूज कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। और RY का जो फर्स्ट लेटर है उसको यूज कर लेंगे, और 1 3 में जो आप देखोगे कि जैसे 13 है, 13 का मतलब क्या हो गया कि कितने टाइम हमने स्ट्रेनिंग की, स्ट्रेनिंग कितने टाइप कितने टाइम्स हमने की, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से हम पता लगाते हैं उसका, उसके नेमिंग में जो आप देखोगे, जैसे पता चला यहाँ पे लिखा हुआ है इको R1, तो 1 का मतलब है कि हमने स्ट्रेनिंग कितने टाइम्स की, ठीक है। आप देखो जरा यहाँ पे गिवन है द R लेटर इज derived फ्रॉम द नेम ऑफ द स्ट्रेन, यानी कि स्ट्रेन का मतलब क्या है बताओ जरा, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। लेकिन दूसरा क्या है बताओ जरा, रोमन नंबर फॉलोइंग द नेम इंडिकेट द ऑर्डर इन विच द एंजाइम वी आर आइसोलेटेड फ्रॉम द स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि हमने कितने बार उसमें स्ट्रेनिंग की उसके बाद में हमें वो जो एंजाइम है वो फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना, वो ऑर्डर बता रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर है कि सेकेंड ऑर्डर है, कितने टाइम्स के बाद हमें मिला। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, आर क्या बताएगा बताओ जरा, आर बता रहा है यहाँ पे नेम ऑफ द स्ट्रेन, ठीक है ना, और जो रोमन नंबर है वो क्या बता रहा है, ऑर्डर, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग इज सी हियर, द restriction enzyme belongs to a larger class of enzyme called nucleases। अब अगर देखा जाए तो न्यूक्लियस को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है एक्सोन्यूक्लियस, दूसरा होता है एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे कोई डीएनए है इस तरीके से, और इस डीएनए को हमें क्या करना है, कट करना है। तो अगर कोई एंजाइम इस डीएनए को केवल बाहर से कट कर रहा है तो ये फंक्शन हो जाएगा किसका, एक्सो न्यूक्लियस का। लेकिन अगर यही डीएनए, ठीक है, अगर हम यहां से कट करें, बीच से अगर हम कट करें, मान लीजिए यहां से कट कर रहे हैं, तो ये फंक्शन हो जाएगा किसका बताओ जरा, एंडो न्यूक्लियस का, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा।
अगला पॉइंट देखिए, अब आपसे बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो भी डीएनए आपके पास है, जो भी एंजाइम है, तो जब आप डीएनए को कट करोगे, ठीक है, तो उसकी लेंथ को इंस्पेक्ट करेगा, पहचानेगा पहले कि हमें 6 बेस पे कट करना है, या 9 पे कट करना है, या 10 पे कट करना है, कहाँ पे कट करना है और किस पॉइंट को कट करना है. So once it finds the specific recognition sequence, it will bind to the DNA and cut each of the two strands of the double helix at a specific point in their sugar phosphate backbone. ठीक है, किसको कट कर रहा है बताओ जरा, सुगर फॉस्फेट. जैसे आप बोलते हो ना कि सुगर फॉस्फेट क्या है बताओ जरा, बैकबोन है, वैसे सुगर फॉस्फेट को ये कट करेगा. So each restriction nucleus recognizes a specific palindromic nucleotide sequence in the DNA. आपको ध्यान रखना है कि जितने भी आपके पास रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस हैं वो क्या करते हैं बताओ जरा, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करते हैं. अब ये पैलिंड्रोमिक क्या है, पैलिंड्रोम्स क्या है, तो बहुत इजी है. जैसे मलयालम, अगर इसको हम राइट हैंड साइड से पढ़ें तो भी मलयालम, लेफ्ट हैंड साइड से पढ़ें तो भी मलयालम. ठीक है ना, तो बहुत ही आसान है, आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा थोड़ा सा. जैसे यहाँ पे गिवन है GAATTC. अब आप देखिए जरा यहाँ पे GAATTC, और अगर हम इसी को अपोजिट साइड से लिखें तो GAATTC. ठीक है, अगर आप लेफ्ट टू राइट पढ़ रहे हो तो वही ऑर्डर, ठीक है ना, राइट टू लेफ्ट पढ़ रहे हो तब भी वही ऑर्डर. दैट इज कॉल्ड पैलिंड्रोम्स. ठीक है, अब एक पॉइंट और समझना. जैसे मान लीजिए कि आपका जो एंजाइम है EcoR1, ठीक है, वो यहाँ पे कट कर रहा है, तो ग्वानिन और एडेनिन के बीच में कट कर रहा है, तो ये फिर नीचे की तरफ, यानी कि जो दूसरा इसका स्टैंड है डीएनए का, उसको भी ग्वानिन और एडेनिन के बीच में ही कट करेगा. तो अगर इसको आपने यहां से कट किया तो आप इसको यहां से ऐसे निकालिए, इस पॉइंट को यहां से हटा दीजिए. तो जब इसको आप हटाएंगे तो कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा. दैट इज कॉल्ड स्टिकिन. लेकिन अगर आप इसको सीधे ऐसे कट कर देते बीच से बिल्कुल, तो ये स्टिकिन ना बनता, इसको हम बोलते हैं ब्लंटिंग, यानी कि जिसको हम बाद में जोड़ ना सके. हाइड्रोजन बॉन्ड ही नहीं फॉर्म होगा, केवल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने से काम नहीं चलता है. हमें दो जो आपके इसमें नाइट्रोजन बेसेस होते हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का भी फॉर्मेशन करना होता है. तो जब स्टिक एंड बनता है तो उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड इजिली फॉर्म हो जाता है, लेकिन जब ब्लंट एंड बनता है तो उनके बीच में केवल फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है. ठीक है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है. तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए स्टिक एंड इंपॉर्टेंट है, ना कि ब्लंट एंड. ठीक है, तो यहाँ पे देखो जरा, एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना है कि आपका जो फॉरेन डीएनए है और जो आपका वेक्टर डीएनए है उसको हम सेम टाइप ऑफ एंजाइम से कट करेंगे, कभी भी टू डिफरेंट टाइप के एंजाइम का यूज नहीं करेंगे. क्लियर. अब एक पॉइंट और है जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा गया है इस पैराग्राफ से. ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान देना आप लोग. जैसे कह रहा है कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है कट द स्टैंड डीएनए एट अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक साइट्स. जैसे ये क्या हुआ, आप देखो यहाँ पे, अगर हम इसको यहां से बोले कि ग्वानिन एडेनिन के बीच में कट कर रहा हो, यहाँ पे कट कर रहा है, तो आप देखो वैसे इसका सेंटर ये होना चाहिए, लेकिन इसको कट कहां से कर रहा है, लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर, थोड़ा सा सेंटर से दूर हटके कट कर रहा है. ये पॉइंट आपके नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिले होंगे अगर आपने प्रीवियस ईयर लगाया होगा तो. ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखना, नीट में ये क्वेश्चन आ सकता है. दूसरा पॉइंट देखिए जरा यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट पॉइंट. सेम वही चीज यहाँ पे फिर से इसने बताया है कि जो फॉरेन डीएनए है और जो वेक्टर डीएनए है उसको हम कैसे कट कर रहे हैं, सेम टाइप ऑफ एंजाइम से कट कर रहे हैं. ठीक है, EcoR1, और उससे कट करने के बाद में आपस में इसको हम जोड़ रहे हैं. जोड़ने के बाद में फिर हम क्या बना रहे हैं बताओ जरा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए. ये आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया. इसको हमने इकोलाई यानी कि जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर हमने ट्रांसफर कर दिया. ठीक है, और ट्रांसफर करने के बाद में जो आपकी डॉटर सेल हैं, ठीक है, यानी कि जो नया बैक्टीरिया फॉर्म हो रहा है, जो ऑफस्प्रिंग फॉर्म हो रहा है, उसके अंदर हम देखेंगे कि जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए वो ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. देखो जरा नेक्स्ट पॉइंट, आपसे कह रहा है कि जब हम डीएनए को कट कर लेंगे तो उसके बाद में उस डीएनए को हम अलग कैसे करेंगे. तो जो यहाँ पे सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट है, ठीक है, जिस प्रोसेस की हेल्प से हम उसको अलग करते हैं, दैट इज कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में कुछ पॉइंट हैं जो बुलेट पॉइंट्स हैं. जैसे पहला पॉइंट है आपका कि यहाँ पे एग्रोस जेल होना चाहिए, इसका यूज करेंगे एग्रोस जेल का. दूसरा, यहाँ पे जो डीएनए है उसको हम अलग करते हैं उसके साइज के बेसिस पे. तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि डीएनए पे निगेटिव चार्ज होता है. ठीक है, और यहाँ पे एक एनोड प्लेट का यूज करते हैं, वेल का यूज करते हैं. ठीक है, अच्छा, जो एग्रोस जेल है उसके अंदर कौन सा इफेक्ट होता है बताओ जरा, सीविंग इफेक्ट होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है. ठीक है ना, कौन सा इफेक्ट होता है इसके अंदर, सीविंग इफेक्ट होगा. ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सीविंग इफेक्ट इसके अंदर.
और उसके बाद में यहाँ पे एक प्रोसेस होगा जिसका नाम होगा इल्यूशन। ठीक है, एथिडियम ब्रोमाइड का यूज करते हैं। ठीक है, ब्राइट ऑरेंज कलर देगा, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन यूज करेंगे। ये सब क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम के लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि एग्रोजेल का यूज करेंगे, डीएनए को साइज के बेसिस पे अलग करते हैं, ना कि उसके चार्ज के बेसिस पे। डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है, एनोड पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। वेल का यूज करेंगे। ठीक है ना। इल्यूशन क्या होगा, जब डीएनए को हम कट करके निकालेंगे वहां से एग्रोजेल से, दैट इज कॉल्ड इल्यूशन। एथिडियम ब्रोमाइड का यूज करेंगे इसके लिए, स्टेनिंग करने के लिए, यानी कि कलर करने के लिए डीएनए को, बिकॉज हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। और अल्ट्रावायलेट रेस का यूज करेंगे। बस इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आप ये सारे पॉइंट समझ जाते हो, समझिए कि आपके क्वेश्चंस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हो जाएंगे। तो आप देखिए जरा इसको एक बारी मैं रीड कर देता हूं आपके सामने। डीएनए फ्रैगमेंट आर नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल, दे कैन बी सेपरेटेड by forcing them to move toward the anode under the electric field to a medium matrix. Nowadays, the most commonly used matrix is called agrosel, which is a natural polymer stated from seaweed. Seaweed से इसको निकाला गया, means algae से. So the DNA fragments separate, resolve according to their size. ठीक है, ना कि उसके चार्ज के बेसिस पे। आपको ध्यान रखना है, साइज के बेसिस पे हम अलग करेंगे। ठीक है, एग्रोज जेल कहां से निकाला गया, सीवीड से निकाला गया। ठीक है ना। और डीएनए पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है। फिर आगे देखो जरा, यहाँ पे ये सीविंग इफेक्ट कॉज करेगा। और जो स्मॉलर सेगमेंट होगा वो आपको कहाँ नजर आएगा, फार्दर इट मूव्स, यानी कि वेल से थोड़ा ज्यादा दूर नजर आएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो स्मॉलर फ्रेगमेंट होंगे वो एनोड प्लेट की तरफ होंगे। ये ध्यान रखना है आपको। और यहाँ पे जो 1 2 3 4 करके गिवन है वेल के बारे में, इसमें जो फर्स्ट वाला वेल है उसमें आप देखोगे डीएनए यहाँ पे कैसा है, अनडाइजेस्टेड डीएनए है, जो कि इसमें गिवन है आपके इस फिगर 11.3 में। ठीक है, बाकी 2 3 और 4 का जो डीएनए वो कैसा है, डाइजेस्टेड है। अब देखो जरा सेम वही पॉइंट जो भी मैंने आपको बताया। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या है। जैसे डीएनए फ्रेगमेंट को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, तो इसके लिए हमें उसमें क्या करना पड़ेगा, एथिडियम ब्रोमाइड से स्टेनिंग करना पड़ेगा। और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन डालेंगे, जिसकी वजह से हमें ब्राइट ऑरेंज कलर का क्या नजर आएगा, एक बैंड नजर आएगा। कलर भी आपको याद रखना है। ठीक है। सो उसके बाद में आपको क्या करना होगा, सेपरेटेड बैंड्स ऑफ डीएनए को हम कट करेंगे एग्रोजेल से फ्रॉम द जेल पीस, एंड दिस स्टेप इज कॉल्ड इल्यूशन। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, इल्यूशन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। इल्यूशन तो आप रट के ही जाना। The DNA fragment purified in this way are used in the constructing recombinant DNA by joining them with the cloning vector. So next is cloning vector क्या है, cloning vector के पास कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए। तो आप देखो जरा, यहाँ पे गिवन है कि कुछ डीएनए ऐसे होते हैं जो एक सेल के अंदर, ठीक है, 1 या 2 कॉपी नंबर 2 कॉपी बनाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे डीएनए होते हैं जो एक सेल के अंदर 15 टू 100 कॉपी का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और ये बैक्टीरियोफेज ही होता है, वायरस का डीएनए होता है जिसके पास हाई कॉपी नंबर होता है। प्लाज्मिड डीएनए के पास अगर देखा जाए थोड़ा सा लो कॉपी नंबर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। सो अगला पॉइंट आप देखो, जो हमारे पास वेक्टर डीएनए होगा उसके पास कौन कौन से फीचर होने चाहिए। जैसे पहला तो होना चाहिए ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन, दूसरा उसके पास सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, तीसरा उसके पास क्लोनिंग साइट्स होना चाहिए, फिर उसके पास क्या होना चाहिए बताओ जरा, क्लोनिंग साइट्स के बाद में वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन द प्लांट एंड एनिमल्स, ये आप उसमें यूज कर सकते हो। ठीक है, ये सारे फीचर्स होने चाहिए। अब अगर हम बात करें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की, तो यहाँ पे 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है, रेप्लिकेशन को स्टार्ट करेगा और उसके बाद में उसका जो कॉपी नंबर है उसको भी कंट्रोल करेगा। ठीक है, सिलेक्टेबल मार्कर का मतलब होता है कि जब आपने डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर दिया है किसी बैक्टीरिया के अंदर, किसी होस्ट सेल के अंदर, तो आप पहचानोगे कैसे किस बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और किस बैक्टीरिया के अंदर नहीं हुआ है। ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सिलेक्टेबल मार्कर की हेल्प से, यानी कि जो हमारी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट्स होती हैं उसकी हेल्प से हम यहाँ पे कंफर्म करते हैं। देखो जरा, कुछ हमारे पास यहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट मेंशन है, जैसे एम्फिसिलिन हो गया, क्लोरोएम्फेनिकॉल हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, कैनामाइसिन हो गया। ये सब सिलेक्टेबल मार्कर्स हैं। क्लियर। टेट्रासाइक्लिन को ही कैनामाइसिन बोलते हैं, यहाँ पे गिवन है और करके, ये आपको ध्यान रखना होगा। अगर हम देखें तो पता चलता है कि ई कोलाई के अंदर कोई भी रेजिस्टेंस साइट्स नहीं होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा सकता है नीट में कि कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जिसके पास कोई भी, ठीक है ना, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट नहीं होता है। आंसर क्या होगा, ई कोलाई। सो ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसीजर थ्रू विच अ पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट बैक्टीरियम। ये डेफिनेशन है किसकी, ट्रांसफॉर्मेशन की। मैं फिर से बोल देता हूं, ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसीजर थ्रू विच अ पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। मींस वो बैक्टीरिया हो सकता है,
वो फंगस हो सकता है, वो प्लांट की सेल हो सकती है, वो एनिमल की सेल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, मीन्स कोई लिविंग सेल होना चाहिए बस। ठीक है, अब क्लोनिंग साइट्स क्या है देखो जरा। कह रहा है कि इन ऑर्डर टू लिंक एलियन डीएनए द वेक्टर नीड्स टू हैव वेरी फ्यू प्रेफरेबली सिंगल रिकॉग्निशन साइट्स फॉर द कॉमनली यूज्ड एक्सेस एंजाइम। आपसे बोल रहा है कि कम से कम एक तो होना ही चाहिए, एक से ज्यादा अगर है, ठीक है, तो वहां पे कॉम्प्लिकेट हो जाएगा प्रोसेस। देखिए, प्रेजेंस ऑफ more than one recognition sites within the vector will generate several fragments which will complicate the gene cloning। बस इतना आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपको क्या करना है कि यहाँ पे ये जो प्लाज्मेड वेक्टर गिवन है PBR322, ये एक आर्टिफिशियल प्लाज्मेड है, लैब में इसको फॉर्म किया गया अपने हिसाब से। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जैसे टेट्रासाइक्लिन के लिए, ठीक है ना, कौन कौन सी रिकग्निशन साइट है, BMH1 एंड सेल 1। एम्फिसिलिन के लिए कौन सा है, PST1 PBU1। ठीक है, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यहाँ पे है एक जो है आप देख सकते हो यहाँ पे, ये छोड़ करके आपका आरओपी जीन भी प्रेजेंट है, उसके लिए रिकग्निशन जो एंजाइम है वो कौन सा है बताओ जरा, जो उसको कट कर सकता है, दैट इज कॉल्ड PBU2। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन है कि जो हमारी आरओपी जीन है, ठीक है, वो एक प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है जो रेप्लिकेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना। अब एक पॉइंट जरा यहाँ पे देखिए, अब जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट्स है या जो जीन है उनका यहाँ पे फंक्शन क्या है। ठीक है, इससे आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है, हर साल आता है इससे क्वेश्चन। तो आप देखिए जरा इसको ध्यान से। कह रहा है कि फॉर द एग्जाम्पल यू कैन लाइगेट अ फॉरेन डीएनए एट द बीएमएस साइट, जो कि टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस है, जीन इन द वेक्टर PBR322, द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मा विल लॉस द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस ड्यू टू द इंजर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए, बट कैन स्टिल बी सिलेक्टेड आउट फ्रॉम द नॉन रिकॉम्बिनेंट्स वन बाय प्लेटिंग द ट्रांसफॉर्मेंट्स ऑन द टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम। मीन्स जिसके अंदर आपने ट्रांसफॉर्मेशन किया है उसको अगर हम टेट्रासाइक्लिन मीडियम में डालें तो पता चलता है कि उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, बिकॉज उसके अंदर टेट्रासाइक्लिन वाली जीन नहीं है। तो अब दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि जो ट्रांसफॉर्मेंट्स है वो एम्फिसिलिन वाले मीडियम में तो ग्रो करेगा, लेकिन टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में ग्रो नहीं करेगा। ठीक है ना। अब अगला पॉइंट देखिए जरा। लेकिन जो हमारा कह सकते हैं कि जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, जिसके अंदर आपने कोई चेंज नहीं किया है, वो तो दोनों जगह ग्रो करेगा। ठीक है ना, आप यहीं पे ज्यादा कंफ्यूज होते हो। देखो जरा, द रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो इन द एम्फिसिलिन कंटेनिंग मीडियम बट नॉट ऑन दैट कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। जो रिकॉम्बिनेंट है वो कहां पे ग्रो कर रहा है बताओ, एम्फिसिलिन वाले मीडियम में। क्यों? क्योंकि उसके पास एम्फिसिलिन वाली रेजिस्टेंस साइट प्रेजेंट है, लेकिन टेट्रासाइक्लिन वाले में ग्रो नहीं कर पाएगा। बट नॉन रिकॉम्बिनेंट, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं, बट नॉन रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो ऑन द मीडियम कंटेनिंग बोथ द एंटीबायोटिक। आपको इसको अच्छे से याद करके जाना है। ठीक है, सो इन दिस केस वन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हेल्प इन द सिलेक्टिंग द ट्रांसफॉर्मेंट्स whereas द अदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, ठीक है, क्या काम कर रही है बताओ जरा, जीन गेट्स इनएक्टिवेटेड ड्यू टू द इंजर्शन। तो यहाँ पे कौन सी जीन इनएक्टिवेट हुई है बताओ जरा, तो आप बोलेंगे सर टेट्रासाइक्लिन वाली जीन इनएक्टिवेट हो गई। अब आपको ये ध्यान रखना है कि क्या हमारे पास केवल एंटीबायोटिक जो रेजिस्टेंस साइट्स होती हैं वही केवल सिलेक्टेबल मार्कर की तरीके से काम कर सकती हैं? नहीं, यहाँ पे एक एग्जांपल और दिया गया है कि हमारे पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट्स के अलावा भी कुछ और भी प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है ना, जिसकी हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे, ठीक है, आपका रिकॉम्बिनेशन हुआ है बैक्टीरिया के अंदर। जैसे देखो जरा, आपको पहले मैं इसको अलग तरीके से समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए कि ये बैक्टीरिया है, इसके अंदर एक प्लाज्मिड डीएनए है, और इस प्लाज्मिड डीएनए के पास, ठीक है ना, यहाँ पे एक जीन साइट्स है जो कि किसका फॉर्मेशन कर सकती है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज का। इसका फॉर्मेशन कर सकती है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज का। अब अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज को तुम एक क्रोमोजेनिक सब्सटेंस दो, ठीक है, तो ये क्या काम करेगा बताओ जरा, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट की प्रेजेंस में ये आपको ब्लू कलर दे देगा, यानी कि जो पूरी कॉलोनी है वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये किसकी वजह से हुआ? बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की वजह से हुआ, ये एंजाइम है। अब आपसे बोला जा रहा है कि जो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज है इस जीन के पास, अगर इसको हम कट करके यहां से हटा दें, जरा आप इमेजिन करो कि आपके पास ये बैक्टीरिया है और उसके पास ये वाला डीएनए प्रेजेंट है, कौन सा? बीटा ग्लैक्टोसाइडेज वाला। ठीक है, तो अगर इस डीएनए को हम कट कर दें, ये देखिए आपका डीएनए था और यहाँ पे बीटा ग्लैक्टोसाइडेज वाली जीन प्रेजेंट है, इसको आपने यहां से हटा देना है। और हटाने के बाद में, जैसे मान लीजिए हमने इसको हटा दिया,
ठीक है, इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। मान लीजिए आपका बैक्टीरिया है और यहाँ पे आपकी जीन लगी हुई है इस तरीके से ऐसे, ठीक है, ये आपका फॉरेन डीएनए है, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। आपने ब्लू वाले जीन को हटा दिया, ठीक है। अब क्या होगा कि बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने बीटा ग्लैक्टोसाइडेज जो फॉर्म करने वाली जीन थी उसको आपने यहाँ से रिप्लेस कर दिया। तो अगर बीटा ग्लैक्टोसाइडेज यहाँ पे फॉर्म नहीं हो रहा है तो आप देखोगे कि जब आप क्रोमोजेनिक सब्सटेंस डालोगे तो ब्लू कलर का फॉर्मेशन नहीं होगा, एब्सेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से हम बोलेंगे कि यहां पे क्या होने वाला है, बताओ जरा। जैसे ही आपने क्रोमोजेनिक सब्सटेंस डाला, ब्लू कलर फॉर्म नहीं हो पाया, एब्सेंट हो गया। मींस यहां पे हुआ इंजर्शनल, आपको ध्यान देना होगा, यहां पे हुआ इंजर्शनल इनएक्टिवेशन। क्या हुआ बताओ जरा, इंजर्शनल इनएक्टिवेशन। तो आपसे पूछा जाएगा कि आफ्टर द इंजर्शनल इनएक्टिवेशन हमें कॉलोनी में कौन सा चेंज नजर आएगा, तो आप बोलेंगे कि कॉलोनी के अंदर, ठीक है ना, ब्लू कलर नहीं आएगा, यही चेंज आपको नजर आएगा। तो आप जरा इसको एक बारी रीड कर लेते हैं हम लोग अच्छे से। देयरफॉर अल्टरनेटिव सिलेक्टेबल मार्कर्स हैव बीन डेवलप्ड which differentiate recombinants from non-recombinants on the basis of their ability to produce color in the presence of a chromogenic substrate. So in this, a recombinant DNA is inserted within the coding sequence of an enzyme beta galactosidase. So this result into inactivation of the gene for synthesis of this enzyme, so which is referred to as a insertional inactivation. So the presence of a chromogenic substrate gives blue colored colony. If the plasmid in the bacteria does not have an insert, presence of insert result into insertional inactivation of the beta galactosidase gene and the colonies do not produce any color. These are identified as recombinant colonies. यानी कि जिसके अंदर कलर का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, ठीक है, वो क्या बोला जाएगा उसको, इंजर्शनल कॉलोनीज, यानी कि रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज। ठीक है ना, तो इस पॉइंट को आप थोड़ा सा अच्छे से याद रखेंगे और आपके नीट एग्जाम के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो अगला टॉपिक क्या है, कि कौन कौन से ऐसे वेक्टर हैं जो हमारे डीएनए को ट्रांसफर करने में हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो एग्जांपल लिए गए हैं, एक है आपका एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस और दूसरा है हमारा रेट्रोवायरस। ठीक है, रेट्रोवायरस। तो जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस है ये ट्यूमर कॉज करता है, ठीक है, प्लांट्स में जाकर के क्या कॉज करता है, ट्यूमर कॉज करता है। और इस जीन को हम नाम देते हैं, जो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है उसे हम नाम देते हैं टीआई प्लाज्मिड। क्या नाम देते हैं, टीआई प्लाज्मिड। ठीक है, अब जो डीएनए है उस डीएनए का नाम होता है टी डीएनए, जो यहाँ पे ट्यूमर कॉज कर रहा है। ठीक है, टी से ट्यूमर हो गया, टी से आपका जीन का नाम रख दिया गया है। सो रेट्रोवायरस में क्या बोल रहा है, लेकिन एक पॉइंट और ध्यान रखना कि ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस है ये केवल डाइकॉट प्लांट में ही क्या करेगा, बताओ जरा, जीन को ट्रांसफर करेगा, मोनोकॉट में नहीं करेगा, एनिमल्स में भी नहीं करेगा, इतना आपको ध्यान रखना है। तो दो तीन पॉइंट हो गए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के लिए, ये ट्यूमर कॉज करेगा, टी डीएनए उस डीएनए का नाम होगा, प्लाज्मिड का नाम टीआई प्लाज्मिड होगा, ठीक है, केवल डाइकॉट प्लांट में इंसर्ट करेगा। बस इतना ध्यान रखना है आपको, सारा क्वेश्चन आपका निकल जाएगा इस पूरे पैराग्राफ से। दूसरा है आपका रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस किस में यूज करेंगे, एनिमल में यूज करेंगे। रेट्रोवायरस उसे बोलते हैं जिसके अंदर आरएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल, और वो फिर से आरएनए से डीएनए में अपने आप को कन्वर्ट करेगा जब आपकी बॉडी में इंफेक्शन कॉज करेगा विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। इसीलिए उस वायरस को हम नाम देते हैं रेट्रोवायरस। और ये आपके नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अब होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका प्लाज्मिड है और यहाँ पे एक ऐसी जीन प्रेजेंट है जो ट्यूमर कॉज कर सकती है, जैसे मान लीजिए ये आपका टीआई प्लाज्मिड है और ये टीडीएनए है जो भी आपको इन्फेक्शन कॉज करने जा रहा है। तो अगर इस डीएनए को यहाँ से हम कट करके निकाल दें और यहाँ पे एक दूसरा डीएनए हम इंसर्ट कर दें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए हमने इसको इस तरीके से चेंज कर दिया, ये आपका प्लाज्मिड डीएनए हो गया और प्लाज्मिड डीएनए में हमने यहाँ पे जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको लगा दिया। अब ये जो बैक्टीरिया है ना जिसमें हमने ये सब काम किया है, या वायरस ने ये सब काम किया है, यानी कि जो जो आपकी कह सकते हो कि ट्यूमर कॉजिंग जीन है, जो कैंसरस कॉजिंग जीन है, अगर उसको हम कट कर दें, ठीक है, तो इस पैथोजन का नाम हो जाएगा डिसआर्म्ड पैथोजन। ठीक है, जिस बैक्टीरिया के अंदर ये प्रेजेंट है उसका नाम हो जाएगा डिसआर्म पैथोजन। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
The tumor-inducing TI plasmid of Agrobacterium tumefaciens has now been modified to a cloning bacteria which is no more pathogenic to the plant, but is still able to use the mechanism to deliver the gene of our interest into a variety of plants. So similarly, retrovirus have also been disarmed. Disarm का मतलब मैंने आपको बताया कि उसकी जो इन्फेक्शन कॉज करने वाली कैपेबिलिटी है उसको आप खत्म कर दो. दैट इज कॉल्ड डिसआर्म पैथोजन. ठीक है. सो वंस अ जीन और डीएनए फ्रैगमेंट हैज बीन ligated into a suitable vector, it is transferred into a bacterial, plant or animal host where it multiply. और आपको पता है कि ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद में फिर वो क्या करता है, अपने आप को चेंज करेगा, अपने आप को वहां पे जाकर के खूब ढेर सारा कह सकते हो अपनी कॉपी बनाएगा. दैट इज कॉल्ड क्लोनिंग. अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जब आपने कोई रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, जैसे मान लीजिए कि ये आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के बाद में ये आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया, और आप इसको किसी बैक्टीरिया के अंदर आप ट्रांसफर करना चाहते हो, तो बैक्टीरिया क्या करता है कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, जो ग्लाइकोकैलिक्स है, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी. ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया के पास टोटल बाउंड्री है 3, तो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा. तो एक्सेप्ट कराने के लिए जो भी प्रोसेस हम करेंगे, ठीक है ना, तो उसी को हम नाम देते हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉम्पिटेंट होस्ट. जैसे मान लीजिए कि हम कैल्शियम आयन का यहाँ पे क्या करें, बॉम्बार्डमेंट कराएं. ठीक है, एक प्रोसेस ये हो सकता है. या फिर इसको हम हीट शॉक दें. ठीक है, इसको हम क्या दे सकते हैं, हीट शॉक दे सकते हैं. एक बार 42 डिग्री सेल्सियस पे रखें, एक बार इसको 0 डिग्री सेल्सियस पे रखें. अगर ये सारे प्रोसेस हम करते हैं तो इसका मतलब है कि हम बैक्टीरिया को क्या बना रहे हैं, कॉम्पिटेंट बना रहे हैं टू टेक अप द डीएनए. ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में. तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे डाइवेलेंट कैटायन यानी कि कैल्शियम आयन का हम लोग बॉम्बार्डमेंट कराएंगे, और उसकी वजह से यहाँ पे ये डीएनए को एक्सेप्ट कर लेगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को. या फिर इसको हम क्या करेंगे बताओ जरा, हीट शॉक देंगे 42 डिग्री सेल्सियस, और उसके बाद में हम इसको आइस पे रखेंगे. फिर ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा. कुछ हमारे पास और भी प्रोसेस है, जैसे मान लीजिए हमें बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट नहीं कराना है, हमें किसी एनिमल सेल के अंदर इंसर्ट कराना है. ठीक है ना, हमें किसी एनिमल सेल के अंदर इंसर्ट कराना है, तो वहां पे एक नया प्रोसेस होता है जिसका नाम होता है माइक्रो इंजेक्शन. ठीक है, और ये न्यूक्लियस के अंदर सीधे ट्रांसफर कर देगा आपका रिकॉम्बिनेंट. एक और प्रोसेस है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई प्लांट सेल है, ठीक है, उसके अंदर आपको इंसर्ट कराना है, ये आपकी प्लांट सेल है, इसके अंदर आपको इंसर्ट कराना है, तो यहाँ पे पता है आपको सेल वॉल है, एक रिजिड बाउंड्री है, तो फिर हमें इसके अंदर ट्रांसफर कराने के लिए एक जीन गन का यूज करना पड़ेगा, एक बैलिस्टिक का यूज करना पड़ेगा. और एक चीज और आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे जो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा, जैसे मान लीजिए कि आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, तो इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए के चारों तरफ हम यहाँ पे क्या करेंगे बताओ जरा, कवरिंग कर देंगे. किसकी, गोल्ड या टंगस्टन की. तो आपको ध्यान रखना है कि इसके चारों तरफ गोल्ड या टंगस्टन की हम कोटिंग कर सकते हैं. ठीक है, गोल्ड या फिर बताओ जरा, गोल्ड या फिर किसकी, और टंगस्टन. ठीक है, और टंगस्टन की कोटिंग कर सकते हैं. ये चीज आपको ध्यान रखना है, गोल्ड या फिर टंगस्टन की कोटिंग कर सकते हैं इसमें. ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. तो ये हो गया बायोलिस्टिक. आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बायोलिस्टिक या जीन गन किस में यूज करेंगे, आपका आंसर होगा प्लांट सेल. ठीक है, माइक्रो इंजेक्शन किस में यूज करेंगे, एनिमल सेल में यूज करेंगे. ठीक है, बायोलिस्टिक या जीन गन में हम किसकी कोटिंग करेंगे, गोल्ड और टंगस्टन की. अब देखो जरा यहाँ पे प्रोसेसेस में क्या क्या है. प्रोसेस में सबसे पहला प्रोसेस है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, डीएनए को आइसोलेट करने वाला मैकेनिज्म होना चाहिए. उसको फ्रेगमेंटाइज करें हम, फिर किससे, रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस से, फिर उस डीएनए को हम आइसोलेट करें, फिर क्या करें, उसको लाइगेट करें विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज, फिर हम क्या करें, उसको ट्रांसफर करें, फिर क्या करें, उसका कल्चर करें. ठीक है ना, फिर उसके बाद में उस डिजायर्ड प्रोडक्ट को वहां से हम निकाल लें. अब एक एक करके इसको एक्सप्लेन किया गया है. अब होता क्या है कि जिससे आपको डीएनए को आइसोलेट करना है. ठीक है, अब हो सकता है प्लांट सेल हो जहां से हम निकालने वाले, बैक्टीरिया की सेल हो सकती है, फंगस की सेल हो सकती है. तो अब अगर फंगस की सेल है तो उसको पता है कि आपको यहाँ पे सेल वॉल किसकी बनी होगी, काइटिन की. प्लांट सेल है तो आपको पता है कि सेलुलोज का बना होगा. ठीक है, बैक्टीरिया की सेल है तो म्यूरिन का बना होगा. तो यहाँ पे हमें उस तरीके से एंजाइम यूज करने पड़ेंगे अपने अकॉर्डिंग. ठीक है, जिस तरीके से आप ऑर्गेनिज्म लोगे उसी तरीके से यूज करना पड़ेगा. तो जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया लिया तो लाइसोजाइम, प्लांट सेल लिया तो सेलुलोज सेलुलेज, और अगर फंगस लिया तो काइटिनेज एंजाइम जो उसको डाइजेस्ट कर पाए. अब ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये क्या है, ये एक स्पूलिंग प्रोसेस है. यहाँ पे हमें चिल्ड एथेनॉल का यूज करना होता है, यानी कि जो आपका C2H5OH है वो कैसा होना चाहिए, बिल्कुल चिल्ड होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए, और उसको डाल करके हम यहाँ पे स्पूलिंग प्रोसेस करते हैं. ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है. ठीक है, अब आगे देखिए जरा क्या है. ये पूरा प्रोसेस वही जेलेक्ट्रोफोरेसिस वाला है कि जब हम डीएनए को कट कर लेते हैं तो जेलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, और उसके बाद में हम
उस स्मॉल जो आपके पास डीएनए है उसको हम यहाँ पे पॉलीमराइज कराएंगे, ठीक है, इस डीएनए को पॉलीमराइज कराएंगे, यानी कि इसकी बहुत सारी कॉपी हम तैयार कर लेंगे। ये जो पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड पीसीआर, ठीक है। इन विट्रो यूजिंग टू स्टैंड्स ऑफ डीएनए, two sets of the primer small chemically synthesized oligonucleotide that are complementary to the region of DNA। जो oligonucleotide है वो यहाँ पे एज अ सबस्ट्रेट काम करेगा, एज अ प्राइमर काम करेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो देखो जरा क्या है यहाँ पे पीसीआर में पहला स्टेप है डीनेचुरेशन, जो कि हाई डिग्री टेम्परेचर पे होता है करीब 92। फिर उसके बाद में एनलिंग, थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो जाएगा करीब 50 के आसपास, 46 से 50, और जो आपका एक्सटेंशन है वो हो जाएगा आपका 72 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यानी कि पहले टेम्परेचर आप बढ़ाओगे फिर घटाओगे फिर बढ़ाओगे। एनलिंग में हम प्राइमर का यूज करते हैं, एक्सटेंशन में हम जो आपका टैग पॉलीमरेज है थर्मोस एक्वेटिकस से निकाला हुआ एंजाइम उसको हम यूज करते हैं, चूंकि ये थर्मोस्टेबल होता है, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हो थर्मोस्टेबल एंजाइम है, थर्मोस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से निकाला गया, ठीक है। 30 साइकिल हम कंप्लीट करेंगे, एम्पलीफाई करेंगे, 1 मिलियन कॉपी बन के तैयार हो जाएगी। फिर उसके बाद में आप देखिए इसके बाद में क्या होगा, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे आप रिवाइज कर लीजिए। किस बैक्टीरिया से निकाला गया, थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से, ठीक है। कौन सा एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज, दैट इज कॉल्ड टैग पॉलीमरेज, ठीक है। यही आपके एग्जाम में पूछा गया है, नीट में ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है और दोबारा आने के चांसेस हैं, तो इसको अच्छे से याद कर गया ना, टैग पॉलीमरेज और थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया का नाम, ठीक है। अब जो इंजेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म उसको हम करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या यूज करना है, सिलेक्टेबल मार्कर यूज करना है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मेंशन है सिलेक्टेबल मार्कर का यूज करेंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट्स होती हैं, ठीक है, एंटीबायोटिक जो रेजिस्टेंस साइट है, ठीक है, वही यहाँ पे किस तरीके से काम करेंगी, एज अ सिलेक्टेबल, ध्यान रखना है, एज अ सिलेक्टेबल मार्कर के तरीके से काम करेंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अगला पॉइंट देखो जरा, ये जो आपने जो भी प्रोडक्ट आप फॉर्म कर रहे हो, जैसे मान लीजिए आप इंसुलिन बना रहे हो या कोई दूसरा प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हो, तो उसी को हम नाम देते हैं रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, बिकॉज जनरली हम यहाँ पे अगर हम डीएनए की हेल्प ले रहे हैं तो प्रोटीन ही फॉर्म करेंगे, और आपको पता है ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम। तो जो भी आप प्रोटीन फॉर्म कर रहे हो दैट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। अब ये हेटेरोलॉगस होस्ट क्या है, आपको पता होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए ई कोलाई है, तो ई कोलाई के पास अपना खुद का एक डीएनए है, और इसमें अगर आप बाहर से रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट करते हो, जैसे मान लीजिए आपने बाहर से यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्ट किया, तो इस बैक्टीरिया के अंदर अब 2 टाइप्स ऑफ डीएनए हो गया। ये तो आपका हो गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और ये बैक्टीरिया का अपना खुद का डीएनए दैट इज कॉल्ड जीनोमिक डीएनए। तो बैक्टीरिया के पास अपना खुद का डीएनए प्लस रिकॉम्बिनेंट डीएनए, अब ये क्या बन गया, हेट्रोलॉगस होस्ट, क्या बन गया, हेट्रोलॉगस होस्ट बन गया ये। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि हेट्रोलॉगस होस्ट क्या होता है, और इससे जो आप प्रोटीन फॉर्म करोगे उसी प्रोटीन का नाम हो जाएगा यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। क्या नाम हो जाएगा, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब आप देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अगर हम एक लार्ज स्केल मीडियम में इसका प्रोडक्शन करें तो उसी को हम नाम देते हैं बायोरिएक्टर, और इस बायोरिएक्टर का साइज कितना हो सकता है, 100 to 1000 लीटर, ठीक है। अब इसमें हम जो भी चीजें हम फॉर्म करें उसमें आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या चीजें होंगी, टेम्परेचर कंट्रोल करेंगे, पीएच कंट्रोल करेंगे, सबस्ट्रेट डालेंगे, सॉल्ट डालेंगे, विटामिन डालेंगे, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। ऑक्सीजन आप जरूर ध्यान रखना, चूंकि आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। The student facilitate event mixing and oxygen ability throughout the bioreactor। ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है कि स्टर करता क्या है, तो आपको बताना है कि पूरे प्रोसेस में ऑक्सीजन को मिक्स करेगा। और दूसरा आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो इस सिंपल स्टिक टैंक बायोरिएक्टर गिवन है, और दूसरा जो आपका गिवन है स्पैगर्ड स्टिक टैंक बायोरिएक्टर, इसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कर्व बेस होगा, इसका फ्लैट बेस होगा स्पैगर्ड का, बस इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है। फिर आते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या है। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि जो आपके बायोरिएक्टर प्रोडक्ट फॉर्म हुआ उसको अगर हम निकाल लेते हैं, ठीक है, बायोसिंथेटिक स्टेज जो होता है वहां से कंप्लीट होने के बाद में जो उसकी हम प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक है, मार्केट में रिलीज करने के पहले या उसकी जो हम टेस्टिंग करते हैं, ठीक है, उसी को हम डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग नाम देते हैं। ये देखिए रियल डेफिनेशन यहाँ पे, द प्रोसेस इंक्लूड सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन विच आर collectively referred to as downstream processing। The product has to be formulated with the suitable preservative, और इसमें हम बहुत सारे प्रिजर्वेटिव ही मिलाते हैं, और प्रिजर्वेटिव की वजह से ही उसका अपने एक एक्सपायरी डेट तैयार होता है। सो सच फॉर्मुलेशन हैज टू अंडरगो
थ्रू क्लिनिकल ट्रायल एज इन केस ऑफ ड्रग्स। अगर मान लीजिए कोई आप ड्रग्स बनाते हो, कोई वैक्सीन बनाते हो, तो उसका अपना एक क्लिनिकल ट्रायल होता है। स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग फॉर ईच प्रोडक्ट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। ऐसा नहीं है कि आपने बस प्रोडक्ट बनाया और सीधे उसको मार्केट में भेज दिया, उससे काम नहीं चल सकता। ठीक है, हो सकता है किसी को रिएक्शन हो जाए या उसका जो साइड इफेक्ट होगा वही वो भी आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। सो द डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। और आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग है उसमें क्वालिटी कंट्रोल जो टेस्टिंग है वो एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, और वो हर एक प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। जैसे वैक्सीन में अलग होगा, ड्रग्स में अलग होगा। ठीक है, आपका जो है जो भी आप फॉर्म कर रहे हो, जैसे मान लीजिए कोई एंजाइम फॉर्म कर रहे हो, कोई प्रोटीन फॉर्म कर रहे हो, तो उसमें उसका जो टेस्टिंग है, उसका जो क्वालिटी है, ठीक है ना, वो थोड़ा सा वेरी करेगा। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। और हम लोग अगले लेक्चर में, ठीक है, जो आपका दूसरा चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी का, उसको डिस्कस करेंगे। और आपको ध्यान रखना है कि 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे और 3 क्वेश्चन उस चैप्टर से आएंगे। टोटल बायोटेक्नोलॉजी से आपके 6 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है ना, तो आप वेट करिए सेकेंड लेक्चर के लिए। ठीक है, उसको जल्दी ही बना करके मैं आपको इसमें डालता हूँ अपने साइट पे। ठीक है।